Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is injuria sine damnum, which is closely related to another maxim of tort, that is damnum sine injuria. In this particular video, we will be covering the interpretation and the meaning of injuria sine damnum along with certain case laws, and we will also be giving you a detailed difference between damnum sine injuria and injuria sine damnum. Now without further ado, let's look into the PPT. अब आ जाते हैं सीधा पीपीटी के ऊपर, इंजुरिया सिने डैमनम। सबसे पहले आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर। तो ये पर्टिकुलर पीपीटी 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। सेकेंड पार्ट विल बी द डिफरेंस कंपैरिजन विद डैमनम सिने इंजुरिया। थर्ड वन विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड फोर्थ विल बी द केस लॉज, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे केस लॉज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। इंजुरिया मीन्स इंजरी, सिने मीन्स विदाउट एंड डैमनम मीन्स डैमेजेस। इंजुरिया सिने डैमनम का मतलब होता है दैट इंजरी विदाउट डैमेजेस। बेसिकली इट मीन्स द वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट एनी हार्म, लॉस और पेक्यूनरी डैमेज। For making the defendant liable, there must be an infringement of legal right, otherwise the defendant can be held liable merely on the basis of damages suffered by the plaintiff. जैसा कि हमने पहले डैमनम सिने इंजुरिया में समझा था कि चाहे कितना भी बड़ा डैमेज हुआ हो, अगर लीगल राइट वायोलेट नहीं हुआ है तो आप कोर्ट को कॉम्पनसेशन के लिए या रेमेडी के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर कोई भी लीगल राइट वायोलेट हुआ है, भले ही किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है, तो भी आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इफ अ पर्सन एक्सरसाइजेज हिज राइट्स विदाउट कॉजिंग वायोलेशन ऑफ अदर्स राइट्स, देयर विल बी नो एक्शन अराइजिंग अगेंस्ट हिम। दिस मैक्सिम covers the case which are actionable even without the proof of any loss or harm to the plaintiff. काफ़ी सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि इंजरी किसी बंदे को हुई है प्लस डैमेजेस वहाँ पे किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है, उस चीज़ का कोई प्रूफ भी नहीं है, बट फिर भी उस बंदे को लायबल माना जाता है। ये सारी चीज़ें हम आगे एग्जाम्पल्स एंड केस लॉस के द्वारा समझेंगे। इसके बाद आ जाते हैं डिफ्रेंशिएशन के ऊपर कि डैमनम सिने इंजुरिया एंड इंजुरिया सिने डैमनम के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है इंजुरिया सिने डैमनम इज द लीगल इंजरी कॉज टू द प्लेंटिफ विदाउट एनी डैमेज टू द फिजिकल इंजरी। यहाँ पे यही बोला गया है कि इंजुरिया सिने डैमनम के अंदर कोई भी एक लीगल इंजरी होती है और जहाँ पे डैमेज हुआ हो या नहीं हुआ वो नेसेसरी नहीं है। किसी भी प्रकार का लीगल राइट वायोलेट हुआ है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, भले ही उस चीज़ की वजह से आपको कोई एक्चुअल डैमेज ना हुआ हो। डैमनम सिने इंजुरिया रिफर्स टू द डैमेजेस सफर्ड बाय द प्लेंटिफ बट नो डैमेजेस बीइंग कॉज्ड टू द लीगल राइट्स एज देयर इज नो वायोलेशन ऑफ इट। डैमनम सिने इंजुरिया में क्या बोला गया है कि वहाँ पे किसी चीज़ का डैमेज तो डेफिनेटली है, वो चीज़ हम देख भी सकते हैं, उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे किसी भी प्रकार के लीगल राइट का वायोलेशन नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को हम डैमनम सिने इंजुरिया मानेंगे। फिर इंजुरिया सिने डैमनम, इट इज़ अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट वेयर इवन इफ नो लॉस हैज़ बीन सफर्ड बाय द प्लेंटिफ स्टिल क्रिएट्स एन एक्शनेबल कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे यही बोला है कि भले ही किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है, बट अगर लीगल राइट वायोलेट होता है तो इट गिव्स अ राइज टू द एक्शनेबल कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, जहाँ पे ऑन दी अदर हैंड डैमनम सिने इंजुरिया में ऐसा बोला गया है, इट इज़ द लॉस सफर्ड विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट हेंस क्रिएटिंग नो कॉज ऑफ एक्शन। कॉम्पनसेशन इज द फॉर्म ऑफ डैमेजेस इज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। वैलेस डैमनम सिने इंजुरिया के अंदर हम लोग कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो भी हमें कोर्ट अप फ्रंट मना ही बोल देगा, बिकॉज वहाँ पे कोई लीगल राइट वायोलेट नहीं हुआ है। दिस मैक्सिम इज लीगल wrongs which are actionable if the person's legal right has been violated. On the other hand, damnum sine injuria are the moral wrongs
which have no action in the eyes of the law. डैमनम सिने इंजुरिया के प्रिंसिपल को कोर्ट ने उस हिसाब से कंसिडर किया है दैट वो चीज़ें एक मॉरल गलत है. इसका अगर बेसिक एग्जांपल ले लें तो जैसे कि गुजरात के अंदर अल्कोहल प्रोहिबिटेड है. इट कम्स अंडर द प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज. अगर आप उस चीज़ को कंज्यूम करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगी. वेरेज काफ़ी सारे अदर स्टेट्स के अंदर अल्कोहल कंजप्शन इज़ लीगल. अगर आप एक प्रॉपर एज लिमिट के ऊपर हो तो आप अल्कोहल कंज्यूम भी कर सकते हो, उस चीज़ को आप बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो. ठीक है, अभी यहाँ पे गुजरात के अंदर अगर हम लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो दैट विल बी अ लीगल रॉन्ग. वी आर ब्रेकिंग अ लॉ इफ़ वी आर गोइंग टू कंज्यूम एनी सॉर्ट ऑफ अल्कोहलिक सब्सटेंसेस. वेरेज अगर वही चीज़ मैं किसी और स्टेट में करूँ जहाँ पे अल्कोहल कंजप्शन लीगल है और वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं दैट अल्कोहल इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ एंड वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, बट वो चीज़ एक मॉरल रॉन्ग हुआ, ना कि एक लीगल रॉन्ग. ठीक है, इन दिस द प्लेंटिफ सफर्स अ लीगल इंजरी डजंट मैटर दे हैव सफर्ड एनी लॉस ऑन दैट अकाउंट. ठीक है, इंजरिया सिने डैमनम के अंदर चाहे ₹1 का भी डैमेज हुआ नहीं है, फिर भी क्योंकि वो एक लीगल इंजरी है तो उस वजह से हमें रेमेडीज़ मिल सकती है. डैमनम सिने इंजरिया में हमें रेमेडीज़ नहीं मिलती है. उसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ दिस मैक्सिम इज वेन एवर देर इज एन इन्वेजन ऑफ लीगल राइट देर क्रिएट्स अ कॉज ऑफ एक्शन एंड द पर्सन हुज राइट इज वेस्टेड इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एन एक्शन. जिस किसी बंदे का राइट यहाँ पे वायोलेट हुआ है वो डेफिनेटली कोर्ट के सामने एक सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट. वेरेस डैमनम सिने इंजुरिया में ऐसा बोला गया है दैट अ प्रिंसिपल ऑफ दिस मैक्सिम इज दैट अ पर्सन एक्सरसाइजेज in a such manner with reasonable limits which does not ground an action in tort merely because it causes damages to other people. यहाँ पे ऐसा बोला गया है जस्ट बिकॉज उससे थोड़ा बहुत डैमेज होता है किसी को, बट वो अपने एरिया के अंदर रह के काम कर रहा है और वहाँ पे किसी और का लीगल राइट वायोलेट नहीं हो रहा तो उस चीज़ को हम एक टॉर्ट कंसिडर नहीं करेंगे. यहाँ पे ऐसा बोला गया है दैट this is actionable since there is a violation of right, whereas damnum sine injuria में ऐसा बोला गया है damages without injuries are not actionable. आ जाते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन के ऊपर. फर्स्ट इज injuria sine damnum is a violation of a legal right without causing any harm, loss or damages to the plaintiff, and whenever any legal right is infringed, the person in whom the right is vested is entitled to bring an action. Every person has an absolute right to his property, to immunity of his person and his liberty, and infringement of these right is an actionable per se. A person against whom the legal right has been infringed has a cause of action such that even a violation of any legal right knowingly brings the cause of action. Thus, the law gives the liberty that if a person merely has a threat of infringement of a legal right, even without the injury of being completed, he can approach the court. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा और एक्सपांड करेंगे. सपोजिवली एक बंदा है जो रास्ते से जा रहा है, बी उसको सामने से आके अप्रोच करता है एंड ही ट्राइज टू कमिट एन असॉल्ट. असॉल्ट का मतलब टॉर्ट में ये होता है दैट यू आर शोइंग ए मेयर प्रिपरेशन. आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैं अभी आपको मारने जा रहा हूँ, बट जब वो कार्य हम पूरा करते हैं, जैसे कि बी ने एक्शन किया कि वो उसे एक चाटा मारने वाला है, बट उसने एक्चुअल में चाटा नहीं मारा, ये असॉल्ट रहेगा. जैसे ही उसने चाटा मार दिया वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा. बट फॉर दिस एग्जाम्पल हम लोग ये समझते हैं कि उसने एक प्रिपरेशन दिखाया कि मैं आपको चाटा मारने वाला हूँ. यहाँ पे ए को कोई डैमेज नहीं हुआ है, उसको खाली हल्का सा एक धमकी दी गई थी कि भाई बी उसको मारने जा रहा है. इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर भी ए का लीगल राइट वायोलेट हुआ है, इवन दो उसको कुछ डैमेज नहीं हुआ है, तो भी वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और बी से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है. सालमन के अकॉर्डिंग टॉर्ट्स दो टाइप के होते हैं. फर्स्टली दोज टॉर्ट्स विच आर एक्शनेबल पर से, actionable without the proof of any damages or loss,
For instance, the trespass to a land is actionable even though no damage has been caused as a result of the trespass. ट्रेसपास का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी लैंड के ऊपर या कोई भी जगह पे बिना किसी परमिशन के या ऑथराइजेशन के आप चले जाते हो, वहाँ से खाली चले जाना भी एक ऑफेंस है, चाहे आप कोई और डैमेज वहाँ पे करें या ना करें. टॉट ने भी यही बोला, ये एक्शनेबल पर से, कि यहाँ पे हमें एक्चुअली में कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है. इस चीज़ को हम बिना प्रूफ के भी कंसिडर करेंगे कि देयर इज एन इंजरी ऑफ लीगल राइट. सेकेंड काइंड. Second is a tort which are actionable only on the proof of some damage caused by an act. For instance, the proof a case of battery, we need to show the physical harm on a body part. यहाँ पे सालमन ने ये बोला है कि दूसरा इंस्टेंस ये रहेगा कि जहाँ पे हमें डैमेज को एक्चुअल में प्रूफ करना पड़ेगा. जैसे कि बैटरी का एग्जांपल ले लेते हैं, ए एंड बी वाला वापस से, कि अब बी ने ए को एक्चुअल में हिट कर दिया, तो अभी उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ए को दिखाना पड़ेगा कि मेरे बॉडी पार्ट के ऊपर ये जगह पे इंजरी हुई है, थस मेरा एक लीगल राइट वायोलेट हुआ है, मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए. Injurious sine damnum covers the first of the above stated cases. In such cases, there is no need to prove that as consequence of an act the plaintiff has suffered any harm. For a successful action, the only thing which has to be proved is that the plaintiff's legal right has been violated, that is injuria. That plaintiff को खाली इतना प्रूफ करना रहेगा कि मेरा एक लीगल राइट जो है वो वायोलेट हुआ है, तो वो कोर्ट के पास आराम से जाके कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है. In case of injurious in a damnum, the loss suffered by the plaintiff is not relevant for the purpose of cause of action. It may be relevant only as a regard the measure of the damages. If the plaintiff has suffered no harm and yet the wrongful act is actionable, the question which arises is how much compensation be paid to the plaintiff. यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन बनता है कि सपोजिवली प्लेंटिफ को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है, बट इट इज़ अ फैक्ट कि उनका एक लीगल राइट वायोलेट हुआ, तो उसको कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. In such case, generally nominal damages may be awarded. For instance, the amount of compensation payable may be just 5 rupees. The purpose of law is served in so far the violation of legal right does not remain without a legal remedy. If, however, the court feels that the violation of legal right is owing to a mischievous and malicious act, as had happened in the Bhim Singh's case, the court may grant even exemplary damages. Bhim Singh's case will be later on discussed. बट यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सी चीज़ समझ लेते हैं कि लॉ का पर्पस फुलफिल हो जाएगा जैसे ही प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन मिलता है. अब यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि अगर इंजरी हुई है बट डैमेज नहीं है तो कितना उसको रेमेडी या कितना उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए. बट अगर कोर्ट को ये लगता है इवन दो डैमेज नहीं है बट काफ़ी सीरियस टॉर्ट कमिट किया है डिफेंडेंट ने, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा भी दे सकते हैं. उसके बाद आ जाते हैं केस लॉज. सबसे पहले आते हैं एशबी वर्सेस वाइट. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ. ये चीज़ आपको हर जगह देखने को मिलेगी. इन दिस केस द प्लेंटिफ सक्सीडेड इन दिस एक्शन. Even though the defendant's act did not cause any damage, the plaintiff was qualified voter at a parliamentary election, but the defendant, a returning officer, wrongfully refused to take plaintiff's vote and no loss was suffered by such refusal because the candidate for whom he wanted to vote won the election. In spite of that, it was held that the defendant was liable. एशबी वर्सेस वाइट वाले केस में ये हुआ था कि एशबी एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर वोट डालने जाते हैं. वाइट बीइंग अ रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने एशबी को रोका और बोला कि आप वोट नहीं दे सकते. इन दिस पर्टिकुलर केस एशबी को जिस पार्टी को वोट करना था, जिस बंदे को जिताना था वोट देकर, वो बंदा अल्टीमेटली जीत जाता है. सो टेक्निकली यहाँ पे एशबी को कोई डैमेज तो हुआ नहीं, बिकॉज उसको जिस पार्टी को या जिस बंदे को रूलिंग के अंदर लाना था तो वो तो आ चुका है. बट यहाँ पे उसका एक लीगल राइट वायोलेट हुआ है, दैट इज राइट टू वोट. इसीलिए डिफेंडेंट वाइट को यहाँ पे लायबल माना गया था. पर्टिकुलर एशबी वर्सेस वाइट के जज चीफ जस्टिस होल्ट के कुछ वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. इफ द प्लेंटिफ हैज अ राइट ही मस्ट बी अ नेसेसिटी हैव अ मीन्स टू विंडिकेट एंड मेंटेन इट
and a remedy if he is injured in the exercise of enjoyment of it. And indeed, it is a vain thing to imagine a right without a remedy, for a want of right and want of a remedy are reciprocal. जज ने यहाँ पे ये बोला है कि राइट एंड रेमेडी दोनों एक साथ होने चाहिए. अगर आपको राइट दिया गया है बट सामने उसके इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोई रेमेडी नहीं दी तो वो राइट का कोई मतलब नहीं है. एवरी इंजरी इम्पोर्ट्स अ डैमेज दो इट डज नॉट कॉस्ट द पार्टी one farthing for a damage not merely pecuniary, but an injury imports a damage. A person is thereby hindered of his right, as in an action for slanderous to the ear, through the words. Through a man does not lose a penny by reason of speaking them, yet he shall have an action. So if a man gives another cuff on it cost him nothing. No, not so much as little diaclone, that is a plaster, yet he shall have his action, for it is a personal injury. So a man shall have an action against another for riding over his ground, though it does him no damages, for it is an invasion of his property and the other has no right to come there. जज ने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा यही पोर्ट्रे करने का ट्राई किया है कि इवन दो कोई भी कारण की वजह से आपका कोई लीगल राइट वायोलेट होता है बट एक सिंगल रुपी, एक सिंगल पेनी का भी डैमेज नहीं है, आप डेफिनेटली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं भीम सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. इन द भीम सिंह केस ही वॉज एन MLA ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली who was on his way to attend legislative assembly vote, was apprehended by the state police and kept under illegal incarceration beyond reasonable time duration. A habeas corpus plea was filed by his wife to obtain his mala fide release. Upon an investigation, it was found that the MLA was not produced before the magistrate within the reasonable 24 hours after his arrest, and also the police had obtained the arrest orders under clandestine circumstances which warranted due to investigation and hinted at police collusion with rival political parties. यहाँ पे भीम सिंह who was an MLA of Jammu and Kashmir State Legislative Assembly who was wrongfully arrested, यहाँ पे उनका एक wrongful arrest हुआ था, प्लस उनको मैजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स प्रोड्यूस भी नहीं किया गया था, प्लस उनके वारंट का उनका जो वारंट था अरेस्ट के लिए वो भी एक हिंडर्ड तरीके से ऑब्टेन किया गया था, गलत तरीके से लिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला दैट रिकॉग्नाइज द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द MLA भीम सिंह एंड ग्रांटेड कॉम्पनसेटरी डैमेजेस टू 50,000. फर्दर द रेलेवेंट पुलिस ऑफिशियल्स वर रेप्रिमेंडेड फॉर डेरिलिक्शन ऑफ देयर अनलॉफुल ड्यूटी एंड मैलाफाइड कंडक्ट. यहाँ पे भी भीम सिंह को जिस पार्टी को वोट करके आगे लाना था, जिस बंदे को आगे लाना था, वो ऑलरेडी आ चुका था. वो पर्टिकुलर 1 या 2 दिन के इलीगल अरेस्ट की वजह से उनको एज सच कोई डैमेज नहीं हुआ था, बट फिर भी कोर्ट ने चीज़ कंसिडर की दैट ये इलीगल अरेस्ट जिसकी वजह से उनका एक राइट टू वोट हैम्पर हुआ है, उस वजह से उनको 50,000 का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. Marzetti versus Williams. The plaintiff wanted to withdraw from his bank account using a check. However, he was prevented from doing so by the bank manager. As a result, the petitioner filed a suit for damages on account of infringement of his legal right. The court recognized that the manager's conduct of preventing the plaintiff from taking money from his own account, even when there was a sufficient money without any overdraft charges, was a violation of legal right of the plaintiff and लायबल टू बी कॉम्पनसेटेड. यहाँ पे भी कोर्ट ने ये बोला था कि प्लेंटिफ के बैंक अकाउंट में अगर सफिशेंट बैलेंस है कि जिसके अंडर में ही वो कुछ चीज़ विड्रॉ करना चाहते हैं, सपोजिटली उनके बैंक में 1 लाख रुपए हैं बट वो खाली 15,000 विड्रॉ करना चाहते हैं, तो एज अ बैंक मैनेजर अगर उनका कोई प्लेंटिफ का कोई ड्यू बाकी नहीं है, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन पेंडिंग नहीं है, तो उनका अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया है, तो बैंक के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो उनका एक सिंगल रुपी भी विड्रॉ करने से प्लेंटिफ को रोक सके. यहाँ पे भी कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया एंड प्लेंटिफ के फेवर में रूल दिया दैट ही शुड बी कॉम्पनसेटेड. एंड हियर बाय दिस लेक्चर इज ओवर. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज विजिट आवर वेबसाइट judicialdream.com
We will be providing a descriptive answer for the same, and we will be providing certain MCQs for which you can take a mock test of your own before appearing for any exams. Once again, I want to thank all of you, and thank you very much. Have a good day.